हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ कंपनी खाते, कंपनी अकाउंट्स, इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो अधिकांश एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। डिस्क्राइब क्वेश्चन हैं जिनकी डिटेल को हमें समझना है और भविष्य के लिए लर्न करना है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी से आप क्या समझते हो? कंपनी शब्द से आप क्या समझते हो? कंपनी का क्या अर्थ है, उसे हमें समझना है। यह व्यापार का अंतिम तथा सबसे बड़ा स्वरूप होता है। कंपनी व्यापार का सबसे बड़ा और सबसे अंतिम स्वरूप होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले एकल व्यापार, जो एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। इसके बाद साझेदारी व्यापार, जो एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है, जिसकी अधिकतम संख्या 50 और न्यूनतम संख्या 2 बताई जाती है। इसी क्रम में आगे फिर हमारे पास है कंपनी व्यापार। कंपनी व्यापार जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यह व्यापार का एक अंतिम स्वरूप है, सबसे बड़ा स्वरूप है, जिसमें अधिक मात्रा में पूंजी लगाई जाती है तथा अधिक मात्रा में सदस्यों को शामिल किया जाता है। जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे, जिसमें विनियोग की गई पूंजी की मात्रा अन्य व्यापारिक स्वरूपों से अधिक होती है। कंपनी व्यापार में एकल व्यापार, साझेदारी व्यापार, हिंदू अविभाजित परिवार व्यापार की अपेक्षा अधिक मात्रा में पूंजी लगाई जाती है। इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है। यदि हम निजी कंपनी की बात करते हैं तो निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या 200 होती है, जबकि न्यूनतम संख्या 2 होती है। यदि हम सार्वजनिक कंपनी की बात करें तो सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 और अधिकतम संख्या 9 लिमिट होती है। इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कितनी भी अधिक से अधिक हो सकती है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है तथा इसका कार्य क्षेत्र बड़ा होता है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि यह किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक व्यक्तियों द्वारा बनाया गया एक संघ होता है, एक समूह होता है, जिसका स्थायी तथा पृथक अस्तित्व होता है। इसका अस्तित्व स्थायी होता है और अपने सदस्यों से अलग होता है तथा इसकी एक सार मुद्रा होती है। सार मुद्रा का मतलब होता है इसकी एक सील होती है, एक मोहर होती है। इसका संचालन कंपनी अधिनियम के अनुसार किया जाता है। पहले इसका संचालन कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार किया जाता था और वर्तमान समय में इसका संचालन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किया जा रहा है, जो 1956 का एक संशोधित रूप है। कंपनी की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। प्रोफेसर LH हैने ने इनकी परिभाषा दी है। कंपनी राजनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम शब्द से तात्पर्य है एन आर्टिफिशियल पर्सन, जो व्यक्ति न होते हुए भी व्यक्ति के रूप में कार्य करता है, उसे व्यक्ति मान लिया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका ये जो प्रथम शब्द है ये थोड़ा मिस्टेक है, ये है पृथक, जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। पृथक का मतलब होता है सदस्यों का अलग और कंपनी का अलग, दोनों का अलग अलग वैधानिक अस्तित्व होता है और जिसकी एक सार मुद्रा होती है, जिसकी एक सील होती है। जैसे कि हम बड़े बड़े विद्यालयों में देखते हैं, वहाँ पर प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल महोदय हैं, उन्हें अधिकार होता है कि वे कॉलेज की सील का यूज़ करें और
उसे वेरीफाई भी करें। अब न्यू टॉपिक है कंपनी की विशेषताएं। कंपनी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इन्हें हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, विधान द्वारा निर्मित संस्था। कंपनी का निर्माण वैधानिक अधिनियमों के अनुसार किया जाता है। इसका संचालन एवं नियंत्रण कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार वर्तमान में किया जा रहा है, जबकि इससे पहले 1956 के अनुसार इसका संचालन किया जाता था। सेकंड है पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी का अपना एक अलग अस्तित्व होता है। अलग अस्तित्व का मतलब इसकी एक अलग पहचान होती है, इसके दायित्व अलग होते हैं। कंपनी के सदस्य और खुद स्वयं कंपनी, ये दोनों अलग अलग दायित्व वाले होते हैं। दोनों के अलग अलग वैधानिक दायित्व हैं, इसलिए कंपनी और उसके सदस्यों का अलग अलग दायित्व होता है। थर्ड है स्थायी जीवन। कंपनी व्यापार का एक बड़ा तथा स्थायी जीवन होता है, जिसमें बार बार परिवर्तन नहीं पाए जाते हैं। सीमित दायित्व। प्रत्येक अंशधारी अपने द्वारा क्रय किए गए अंशों की संख्या तक ही सीमित होता है, इसलिए प्रत्येक अंशधारी का, प्रत्येक सदस्य का एक सीमित दायित्व होता है, जिनके अनुसार कंपनी का संचालन किया जाता है। एक कृत्रिम व्यक्ति होना, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी एक व्यक्ति नहीं है, यह एक व्यक्ति के रूप में कार्य करता है, इसे व्यक्ति माना जाता है। इसका संचालन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, पर हम कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं जो आदेश देने का कार्य करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है तथा व्यापार को संचालित करने का कार्य भी करता है। स्वयं की सार मुद्रा होना। कंपनी की अपने नाम से स्वयं एक मोहर होती है, जिसका उपयोग वह अपने लेटर पैड पर करता है। किसी भी आवश्यक प्रलेखों को वेरीफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खातों का समय समय पर निरीक्षण होना। कंपनी खातों का समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। ऑडिटर के द्वारा कंपनी का समय समय पर निरीक्षण किया जाता है, उनके खातों की जांच की जाती है और उसके बाद एक निष्कर्ष निकाला जाता है, जिसकी एक एक प्रति अंशधारियों को तथा वर्तमान में विनियोगकर्ताओं को प्रेषित की जाती है। कंपनी के प्रकार। कंपनी कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में भी हमें जानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, असीमित दायित्व वाली कंपनी। ऐसी कंपनी जिसमें उनके सदस्यों का दायित्व सीमित न होकर असीमित मात्रा में होता है, वह असीमित दायित्व वाली कंपनियां कहलाती हैं। गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनियां। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनमें अंशधारियों के दायित्व सीमित होते हैं तथा किसी गारंटी के आधार पर, किसी लिखित समझौते के आधार पर अनुबंध बनाए जाते हैं, वह गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाती हैं। अगला है अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनियां। वर्तमान समय में इस प्रकार की कंपनी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जिसमें अंशधारियों द्वारा क्रय किए गए अंशों की संख्या के आधार पर उनके दायित्व का निर्धारण किया जाता है और उनका दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों की संख्या तक ही सीमित होता है। सीमित दायित्व वाली कंपनियां निम्न प्रकार की होती हैं, जिन्हें हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, निजी कंपनी। सेकंड, सार्वजनिक कंपनी और एक व्यक्ति कंपनी। निजी कंपनी के अर्थ के बारे में हमें समझना है। निजी कंपनी कौन सी कंपनी है? निजी कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है
जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा देती है। उनके अंशों का हस्तांतरण एक हाथ से दूसरे हाथ में इनका हस्तांतरण नहीं किया जाता है, जिसमें सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित होती है। इसमें अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती है निजी कंपनी में वो 200 होती है, जो अपने अंश तथा ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है। इसमें जो अंशों का निर्गमन किया जाता है वे इनके सदस्यों द्वारा ही क्रय किया जाता है, बाहर से जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता है। इसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है, जैसा कि हमने कहा था कि अधिकतम संख्या 200 और न्यूनतम संख्या 2 होती है। प्रत्येक निजी कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना अनिवार्य होता है। जो अधिकांश कंपनियां हम देखते हैं जिन कंपनियों के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा होता है वे हमारी निजी कंपनी होती हैं, जिनका संचालन निजी संस्थाओं द्वारा किया जाता है और वो अपने निजी हित के लिए कार्य करती हैं। उनका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना होता है, लाभ कमाने के लिए कार्य करती हैं। इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो हमें समझना है, जिनकी सहायता से हम निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के अंतर को भी समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है। निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है। इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 होती है। अधिकतम संख्या 200 और न्यूनतम संख्या 2। इस कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना अनिवार्य होता है। ये जो कंपनियां हैं वो अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाती हैं, जिससे यह ज्ञात हो जाता है कि यह कंपनी सार्वजनिक कंपनी है या फिर निजी कंपनी है। ये जो अनुसार शब्द लिखा है यहाँ पे हमें करेक्शन करना है। ये अपने अंशों ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती हैं। जनता में इनका निर्गमन नहीं किया जाता है। निजी कंपनी अपने अंशों तथा ऋण पत्रों को जनता में निर्गमित नहीं करती हैं। नेक्स्ट है, ये अपने हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा देती हैं। ये पूरी तरह से प्रतिबंध लगाती हैं कि इनके अंशों का हस्तांतरण व्यापार से बाहर न किया जाए, किसी जनता में न किया जाए। जो इसके सदस्य हैं निजी कंपनी के, वे ही अंशों को क्रय करने के अधिकारी हैं। केवल उन्हीं का दायित्व है कि वे ही इन अंशों को क्रय करें। बाहरी जनता अपनी धनराशि का विनियोग इनमें नहीं कर सकती है। इसी के जस्ट अपोजिट है सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी क्या है? सार्वजनिक कंपनी से ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है, जो निजी कंपनी की विशेषताओं को पूरा नहीं करती है, वो सार्वजनिक कंपनी है। जैसे इसमें लिखा है इनकी न्यूनतम अंश पूंजी की कोई सीमा नहीं होती। इसमें कोई सीमा नहीं है कि इसमें कितनी मात्रा में अधिक से अधिक पूंजी लगाई जा सकती है। इसमें सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है। जैसा कि हमने निजी कंपनी के बारे में पढ़ा, निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है और निजी कंपनी में 2। तो यह भी हमारे एक अंतर का आधार बनता है कि सदस्यों की न्यूनतम संख्या निजी कंपनी में 2 और सार्वजनिक कंपनी में 7। नेक्स्ट है, अधिकतम संख्या के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ पर सार्वजनिक कंपनी में हम अधिक से अधिक कितने सदस्यों को शामिल करेंगे, कितने अंशधारी हमारे होंगे, इसके लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। हम अधिक से अधिक कितनी भी मात्रा में रख सकते हैं, जबकि निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 होती है। ऐसी कंपनी को अपने नाम के पीछे लिमिटेड शब्द लगाना अनिवार्य होता है।
निजी कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी जो अपने हितों के साथ साथ जनता का हित के लिए भी कार्य करती हैं, वे अपने पीछे लिमिटेड शब्द लगाती हैं। तो जिन कंपनियों के पीछे लिमिटेड शब्द लगा होता है वह सार्वजनिक कंपनी होती हैं, और जिन कंपनियों के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखा होता है वे निजी कंपनियां होती हैं। इनके आधार पर हम इनको पहचान सकते हैं। यह कंपनी अपने अंशों तथा ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। सार्वजनिक कंपनी द्वारा अपने अंशों तथा ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित किया जाता है। जनता अपनी अतिरिक्त पूंजी को इसमें विनियोग कर सकती है। इस अर्थ के आधार पर इसमें भी विशेषताओं को हमें पढ़ना है। इसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूनतम संख्या 7 होना। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है। अधिकतम संख्या असीमित होना। अधिकतम संख्या के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, अधिक से अधिक कितनी भी संख्या इसमें पाई जा सकती है। इन कंपनियों को अपने नाम के पीछे लिमिटेड शब्द लगाना अनिवार्य होता है, जबकि निजी कंपनी को अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना अनिवार्य होता है। यह कंपनी अपने अंशों, ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करती है। यह कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं लगाती है। इसमें अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फिर अंश क्या है। इनके ऊपर भी हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें भी हमें समझना है। अंश क्या है? कंपनी की अधिकृत पूंजी का वह छोटे से छोटा हिस्सा। कंपनी की अधिकृत पूंजी का मतलब होता है जिसे निर्गमित करने का अधिकार कंपनी को होता है, उसे अधिकृत पूंजी कहते हैं। जिससे अधिक अंशों का निर्गमन कंपनी नहीं कर सकती है। उसका वह छोटे से छोटा हिस्सा जिसका विभाजन, जिसके टुकड़े फिर दोबारा से न किए जा सकें, अंश कहलाता है। इन अंशों में धनराशि विनियोजित करने वाला व्यक्ति या व्यापारिक संस्था, जो व्यक्ति या व्यापारिक संस्था इसमें अपनी धनराशि का विनियोग करती है, अपनी धनराशि लगाती है, उन्हें हम अंशधारी कहते हैं। जिसे अपने अंशों की संख्या के आधार पर वर्ष के अंत में लाभांश पाने का अधिकार होता है। लाभांश का मतलब होता है लाभ का हिस्सा। यदि किसी कंपनी को 1 लाख रुपए का लाभ होता है और उसके पास 1000 शेयर हैं, तो 1000 से इसे डिवाइड करने के बाद एक अंशधारी को 100 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। यदि किसी के पास 20 अंश हैं तो गुणा 100 उसे 2000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। अंशों के प्रकार। अंश कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पूर्वाधिकार या अधिमान अंश। सेकंड, सामान्य समता अंश। पूर्वाधिकार अंश कौन से हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं और समझते हैं। ऐसे अंश जिनके धारकों को एक पूर्व निश्चित दर से लाभांश पाने का समता अंशधारियों से पहले अधिकार होता है तथा कंपनी के समापन पर ऐसे अंशधारियों को उनके द्वारा दी गई पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है, पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। तो ऐसे अंश जिनके धारकों को एक निश्चित दर से लाभांश मिलता है तथा जब कंपनी बंद होती है ऐसे अंशधारियों को अपनी धनराशि वापस लेने का पहले अधिकार होता है और समता अंशधारियों को बाद में अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है समता अंश। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार वह अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं हैं, जो पूर्वाधिकार अंशों की शर्तों को पूरा नहीं करते, ऐसे अंशों के धारकों को उसी समय लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है जब पूर्वाधिकार अंश अपना निश्चित लाभांश प्राप्त कर चुके हों।
सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है और उसके बाद समता अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है। तो पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, उसके बाद समता अंशधारियों को। जब पूर्वाधिकार अंश अपना निश्चित लाभांश प्राप्त कर चुके हों, अर्थात समता अंशधारियों को लाभांश की दर जो है वो निश्चित नहीं होती। जैसा कि हमने पढ़ा था कि पूर्वाधिकार अंशधारियों की लाभांश की दर निश्चित होती है, जबकि समता अंशधारियों के लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। यह अधिक लाभ की मात्रा में बढ़ जाती है तथा कम लाभ की मात्रा में इसमें कमी पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पूर्वाधिकार अंश और समता अंशों में अंतर। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्वाधिकार अंश तथा समता अंश में अंतर को पढ़ेंगे और जानेंगे। धन्यवाद।